इस चैप्टर का स्टोरी लाइन दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आया है एंड आई प्रोमिस यू आपका ये फेवरेट चैप्टर होने वाला है एटलीस्ट केमिस्ट्री का। तो व्हेन विल एंड अप स्टडिंग दिस चैप्टर, सो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचरस चैप्टर को। The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers। अब सवाल उठता है मैंने अर्ली इंडियन को मार्क क्यों नहीं किया यहाँ पे, तो इसके बारे में जिक्र आता है पहले चैप्टर के अंदर भी। हमने देखा था कि अर्ली इंडियंस ने जो कंट्रीब्यूशन किए साइंस में, वो मॉडर्न साइंस से भी पहले उन्होंने किए थे कंट्रीब्यूशन। सो हम उसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं 11th और 12th में वो मॉडर्न साइंस से आई है एंड इंडियंस के कंट्रीब्यूशन मॉडर्न साइंस से भी पहले के हैं। सो दैट्स वाई हम उनको नहीं पढ़ते और अपने एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो मेन बात ये है। तो हिस्टोरिकल पार्ट जो पहले चैप्टर में भी हमने देखा था वो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने अर्ली इंडियंस को मार्क नहीं किया है। एज फार एज दिस वर्ड ग्रीक फिलोसफर्स इज कंसर्न्ड, तो या इसका तो हम कोई नाम भी याद रखना है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं ग्रीक फिलोसोफर जिसने एटम्स के बारे में बताया था, उसका नाम था डेमोक्राइट्स एंड हमको ये नाम भी याद रखना है। सो फॉर श्योर, so before the actual experiments, experimental verifications of the existence of atoms, कुछ बिलीव्स और थ्योरीज आइडियाज़ थे लोगों के जो पहले हुए कि मैटर का कोई जब हम उसको ब्रेक करते जाएं तो अल्टीमेटली एक हमें ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसको और नहीं काटा जा सकता। ऐसे आइडियाज़ पहले भी थे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से पहले भी, लेकिन ये सिर्फ स्पेकुलेशन थे, मियर स्पेकुलेशंस एंड देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। सो सिर्फ ये बिलीव्स और आइडियाज़ थे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे उस समय तक। एंड आपको किसका नाम याद रखना है इन बिलीव्स और आइडियाज़ में, मैंने आपको बता दिया ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइट्स, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम ये। द वर्ड एटम हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटैमियो, ये भी हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। एटैमियो वर्ड इसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, पहले चैप्टर में इनडिविजिबल बोला गया है इसके बारे में। तो जो पहला साइंटिफिक बेसिस पे किसी ने एटम के बारे में बताया था तो वो थे जॉन डाल्टन, इनके बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द एटमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के आधार पर जिसने सबसे पहले एटमिक थ्योरी के बारे में बताया था वो थे जॉन डाल्टन। एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या प्रपोजिशंस थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो ये थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहले 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसने एक्सप्लेन कर दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये पहले 3 लॉ उसने एक्सप्लेन कर दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन हम जानते हैं पहले चैप्टर से बहुत अच्छे से कि 5 होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, चौथा होता है गेल-लुसाक्स लॉ एंड पांचवा होता है एवोगैड्रोस लॉ। तो ये 2 लॉज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड द रीज़न क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी वो भी हमने डिटेल में देख लिया था पहले चैप्टर में। यहाँ उसका कुछ और फेलियर बताया गया है, एड ऑन किया गया है उसके आगे। ग्लास और इबोनाइट when rubbed with silk और fur get electrically charged, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम रब करते हैं, इसको चार्जिंग बाय रबिंग बोलते हैं, तो वो चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। ये फिनोमिना भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? सो जब भी हम 2 बॉडीज़ को रब करते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और दूसरे में ऐड होते हैं। मीन्स एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इससे हमें ये पता लगा कि ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
डेवलप होने में। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कोई जिक्र नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का तो डिस्कवरी ही नहीं हुई थी तब तक। सो वो इन फिनोमिना को एक्सप्लेन कैसे कर पाता। सो दैट्स हाउ ये जो फिनोमिना थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बस की बात नहीं थी इनको एक्सप्लेन करना। एंड वी genuinely require to know more about detailed structure of the atom to explain all of these phenomena। and वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, the discovery of subatomic particles, next section of this chapter। डिस्कवरी ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बेसिक बात बताई गई है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बेसिक रूल दैट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, लाइक चार्जेस रेपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये आप बचपन से जानते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी ने इसको यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया। तो रीज़न है भाई उसके पीछे, आगे जब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, तो इसमें हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए एनसीईआरटी ने आपको रिमाइंड कराया है। ये आगे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया फराडे के बारे में, इसका भी हमें यूज़ करना है इस एक्सपेरिमेंट में। सो ये दो चीज़ें बताई हैं एनसीईआरटी ने जो इस एक्सपेरिमेंट में आप यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए। सो फराडे के बारे में थोड़ा सा बताया आपको। जब सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोड्स पे, जिससे कि डिपोजिशन ऑफ मैटर होता है उस पे। इससे जो कंक्लूजन निकला वो देख लीजिए आप। दीज एक्सपेरिमेंट्स सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वी ऑलरेडी नो वेल टिल नाउ दैट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ पार्टिकुलेट नेचर। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो चार्ज ही हो गया ये। एंड चार्ज हम जानते हैं कि उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, यानी पार्टिकल नेचर होता है उसका। जैसे एक फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उसके आगे जो बड़ा उससे चार्ज होगा इट वुड बी 3.2 इंटू दैट वैल्यू, उससे बड़ा होगा 4.8 इंटू दैट वैल्यू। बीच में कुछ नहीं होगा, इनके बीच में नहीं हो सकता, यानी कंटिन्यूअस नेचर नहीं होता चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी का। वही बताया गया है कि पार्टिकुलेट नेचर होता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है चार्ज। एंड इन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। सो ये दो चीज़ें हमको यहाँ से पता लग गई कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों हम आगे एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ से आप ज़रूर याद रखिए कि किनके एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया था पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ फराडेज एक्सपेरिमेंट्स। सो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ से। अब एक्सपेरिमेंट, द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट फराडे ने किया था, तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि उन्होंने और क्या क्या किया है, ये पीछे पार्टिकुलेट नेचर आपको बताया गया है। सो इसका डेफिनेटली इससे भी लिंक है जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। एंड क्योंकि फराडे के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। सो फराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। सो इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पढ़ रहे हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब बोला इनको। एंड जो रेज इसमें प्रोड्यूस होंगी उनको नाम दिया कैथोड रेज। या फिगर 2.1 में आपको बताया गया है, हम देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल्स, और उनको बोला गया है इलेक्ट्रोड्स। ग्लास के अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स। अब ये कंडीशन आ गई है इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंडीशन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए? वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। तो इनमें से एक हमको बखूबी समझ आती है कि हाई वोल्टेज चाहिए होगा
फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, कैथोड रे डिस्चार्ज हो रही है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी, ये फ्लो ऑफ चार्ज ही है। तो हाई वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, ये हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मीन्स लेट्स से 10,000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स प्लस 10,000 वोल्ट से माइनस 10,000 वोल्ट्स, इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इतना ज़्यादा ग्रेडियंट बन गया, तो उतना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उतनी तेज़ी से चार्ज आएगा। तो डेफिनेटली हाई वोल्टेज, ये कंडीशन हमको बिल्कुल समझ में आती है। दूसरी जो कंडीशन दी गई है कि बहुत लो प्रेशर होना चाहिए फॉर द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये हमको एक बार देखने में समझ में नहीं आता कैसे हुआ ये, तो ये हम समझेंगे द फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जब हम सेटअप देखेंगे तो वहाँ से हमें क्लियर होगा क्यों लो ही प्रेशर इसमें रिक्वायर्ड होता है। सो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड नेगेटिव होता है, इसको कैसे याद रखते हैं, यहाँ पे लिखा है थोड़ा, सो नेगेटिव थोड़ा होता है और पॉजिटिव ज़्यादा होता है, ऐसे आप याद सकते हैं, कैथोड नेगेटिव होगा एंड एनोड पॉजिटिव होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली होता क्या है, बहुत हाई वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली, एक्चुअली जो कैथोड रेज होती हैं ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, आगे जाके आपको पता लगेगा एक्सपेरिमेंट में। सो कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, सो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका ट्रांसमिशन कैसे होगा इस चेम्बर के थ्रू, कैथोड रे ट्यूब के थ्रू, वो आपको इस एक्सपेरिमेंट में समझना होता है। एंड अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि वैक्यूम पंप से हमने जब प्रेशर निकाल दिया, एंड लो ही प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ये समझ रहे हैं हम। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होते हैं बहुत सारे गैसियस एटम्स, एंड एटम्स के अंदर होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से निकलेगा, तो एट गैसियस एटम्स के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराएगा, लाइक चार्जेस रेपेल, वो बेसिक प्रॉपर्टीज याद कीजिए, यहाँ वो यूज़ होगी, लाइक चार्जेस रेपेल। सो इलेक्ट्रॉन ये जो निकला है कैथोड से, ये एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे टकराएगा, रिपल्जन होगा, और जो एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो अब निकलेगा और वो आगे ट्रांसमिट होगा ऐसे करके, और नेक्स्ट वाले एटम के इलेक्ट्रॉन से फिर वो टकराएगा, लाइक चार्जेस में रिपल्जन होगा, ऐसे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा गैसेस के थ्रू। इसी को इस एक्सपेरिमेंट बोला गया है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रो गैसेस। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पूछेगा एनोड पे, और पॉजिटिव एनोड पे चिपक जाएगा। तो ये हमने बेसिक रूल यूज़ किया पहला, कि लाइक चार्जेस रेपेल एंड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिशन में यूज़ होगा। अब मेन बात समझ लेते हैं कि लो प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर का मतलब क्या है, ज़्यादा प्रेशर का मतलब गैसियस एटम्स के गैसियस एटम्स यहाँ पे ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं ले रहे, मीन्स गैसेस के एटम्स बहुत सारे हैं। प्रेशर का मतलब यही होता है कि वाल्स पे जो प्रेशर, जो टक्कर मार रहे हैं एटम्स, उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वही होता है प्रेशर। एंड जब एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे, गैसियस एटम्स, तभी ज़्यादा होगा प्रेशर। तो यहाँ अगर हम एटम्स को कम कर देंगे तो उनके कोलिजन्स भी कम हो जाएंगे, एटम्स के आपस में जो कोलिजन्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, इससे आसानी होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन में, वरना इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा और एटम्स का ही कोलिजन्स होता रहेगा इस चेम्बर के अंदर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। सो फॉर द इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, ना कि एटम्स ही इसमें खुद कोलाइड करते रह जाएं आपस में और दीवारों के साथ। इसमें इतना मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से ट्रांसमिट कर पाए। दैट्स वाई लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड हेयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
ये कंडीशंस पूछी जाती है कि एक्सपेरिमेंट में लो ही प्रेशर क्यों होता है, हाई प्रेशर क्यों नहीं होता। तो हाई प्रेशर क्यों नहीं होता, मैंने उसका रीज़न बताया आपको। बहुत सारे कोलिजन्स होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन अफेक्ट हो जाएगा एंड ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। सो टू एडजस्ट द प्रेशर ये वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है, और एक्स्ट्रा जितने भी एटम्स हैं, गैसियस एटम्स इस चेम्बर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, उनको निकाला जाता है वैक्यूम पंप का यूज़ करके। सो यही बात आपको यहाँ बताई गई है। द प्रेशर इज एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। फुल वैक्यूम हो गया तो भाई एक भी एटम नहीं बचेगा गैस का उसके अंदर। तो पार्शियल वैक्यूम मेंटेन किया जाता है, जो कि आपको ऊपर बताया गया, पार्शियली इवैक्यूएटेड मिनिमम ऑप्टिमम नंबर ऑफ गैसियस एटम्स आर retained in the discharge tube, and this is done by the evacuation process. When sufficiently high voltage is applied, हमने देख लिया हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट starts flowing from negative electrode cathode to positive electrode anode. एंड कन्वेंशनली हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी देखा, दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल करंट, द कन्वेंशनल करंट, दिस इज अपोजिट ऑफ दैट, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये जो चीज़ निकल के जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, इसको सीधे सीधे ना तो पार्टिकल बोला है ना ही रे बोला है, दोनों चीज़ें इसके टर्म्स इसके लिए यूज़ की गई हैं। इसको कैथोड रेज भी बोला है और कैथोड रे पार्टिकल्स भी। सो इट इज़ इंडिकेटिंग, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेव पार्टिकल डुअलिटी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये मेन कोर कंसेप्ट है इस चैप्टर का, डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो उसके बारे में हिंट उन्होंने यहाँ पहले ही दे दिया कि इलेक्ट्रॉन हैज़ ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज चेक्ड बाय a hole in the anode and coating the tube behind the anode with a phosphorescent material जिंक सल्फाइड। ये आपको याद रखना है कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड होता है। कैसे याद रखेंगे, देखो सल्फाइड के पीछे PHIEDE ये फाइड आ रहा है, और फोस्फोरेसेंट मटेरियल के आगे ये फो आ रहा है, तो ऐसे याद रह जाएगा, राइमिंग से मर रही है इनकी, फाइड की और फोस्फोरस की। तो जिंक सल्फाइड होता है फोस्फोरेंट मटेरियल, बिल्कुल याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। सो कैसे हमने पता लगाया कि चेक किया कि फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो एनोड में हमने परफोरेशन कर दी। दीज रेज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्टिकल नहीं बोला गया, रे बोला गया है। आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग एंड अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड। सो जो ब्राइट स्पॉट यानी चमक प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, ये पार्टिकल की वजह से नहीं है, एक रे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉनिक रे, इसको वेव भी बोल सकते हैं, उसकी वजह से चमक प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। एंड इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इसको नाम भी दिया गया है एक्सरे। आगे जाके हम देखेंगे इसी चैप्टर में, एक ग्रीन बॉक्स है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि ये रे होती है जो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करती है वहाँ पे। एंड ये प्रोड्यूस कैसे होती है, एनोड पे जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वो एनर्जी ट्रांसमिट करता है, एंड एटम को, एनोड के एटम्स को एक्साइट करता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट से जब वो नॉर्मल स्टेट में, उसकी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो ये वो रेज हैं जो जाके टकराती हैं इस फॉस्फोरेंट मटेरियल पे और चमक प्रोड्यूस करती है। तो ये याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इट सेल्फ वो टकराता नहीं है जिंक सल्फाइड कोटिंग से, एनोड से टकरा के एक रे प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। ये आपको याद रखना है यहाँ से, यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद दिस। सो ये फिनोमिना है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का, देखा अभी हमने।
फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट कोटिंग किसकी होती है? जिंक सल्फाइड की होती है। ये ज़रूर याद रखिए, बताया मैंने आपको याद कैसे रखना है। अभी कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं इस एक्सपेरिमेंट्स के, उनकी समरी आपको बताई गई है, ये देख लेते हैं। कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। सो भाई उनको बिकॉज वो कैथोड से ही स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए उनको नाम दे दिया गया कैथोड रेज। एंड एनोड की ओर क्यों जाएंगी भाई? पॉजिटिव है तो उसकी ओर जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव होती है। themselves are not visible but their behavior is observed with fluorescent और phosphorescent material। एंड हम जानते हैं ये कौन सा जिंक सल्फाइड है। सो वही बात मैं आपको बता रहा था कि इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ जो कि चमक या ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है उस मटीरियल फॉस्फोरेसेंट मटीरियल के ऊपर, इट इज़ द रेज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो वही बात आपको यहाँ बताई गई है कि देमसेल्फ दे कांट बी ऑब्जर्व्ड, दे प्रोड्यूस सम इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ रेज जो कि फिर ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब जो फिनोमिना है, इसका इस्तेमाल होता है टेलीविज़न पिक्चर में। टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविज़न पिक्चर्स रिजल्ट टू द फ्लोरोसेंस। जो आप तस्वीर देखते हैं टीवी के अंदर, पहले के ज़माने में होते थे ये एक्चुअली। अभी जो टीवीज़ हम देखते हैं, जो एलईडीज़ हम देखते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन सेमी कंडक्टर्स। ये भी एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। पहले कैथोड रे ट्यूब्स की मदद से हम पिक्चर्स देखते थे टेलीविज़न पे, फिर इवोल्यूशन उसका हुआ इन सेमी कंडक्टर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम सेमी कंडक्टर्स चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना जानिए कि इनका इस्तेमाल होता था पहले टेलीविजन पिक्चर्स को क्रिएट करने में, कैथोड रे ट्यूब्स का। पूछा जा सकता है आपसे, डेफिनेटली याद रखिए। फिनोमेना तो आप जानते ही हैं कि ब्राइटनेस प्रोड्यूस कैसे होती है। ये एग्जाम्पल और इसका ये जो यूज़ है कैथोड रे ट्यूब्स का टेलीविजन पिक्चर्स में होता है, ये आप याद रखिए यहाँ से। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या होता है? ये चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उनको डिफ्लेक्ट करते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ फोर्स का डायरेक्शन होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, तो ये सीधी ही चलेंगी लाइन से, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा जब इन पे। सो वही बताया गया कि स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। In the presence of electromagnetic field, their behavior is similar to negatively charged particles। वही बताया गया। यहाँ से हमको पता लगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लगाकर, फोर्सेस लगाकर हम इस बात को कंक्लूड कर पाए कि कैथोड रेज पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और यहाँ से हमें पता लगा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमें पता लगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। सो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, आप जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सारे एटम्स में सिमिलर ही होता है। किसी एटम का इलेक्ट्रॉन गोरा नहीं होता, किसी का काला नहीं होता, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ज़्यादा नहीं होता, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल है, सबके अंदर उसका चार्ज और मास जो दो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हैं उसके साथ सबकी वैल्यू सेम होती है। सो डजंट मैटर आप कौन सा इलेक्ट्रोड लें, किस मटेरियल का, कौन से एटम का इलेक्ट्रोड लें, या फिर कोई भी गैस आप इस चेम्बर के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। सब में उसका नेचर सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। दो ही तो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मास और चार्ज। तो दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, वो दोनों सेम रहेंगी। एक्चुअली अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक हिंट भी दिया गया है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर, कि ये फिनोमेना कैसे होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता कैसे है, जैसे हमने एक्सप्लेन कराया वैसे ही होता है क्या, उसका भी हिंट दिया गया है। आपको दो चीज़ें बताई गई हैं जिन पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करते। अगर ऐसा होता कि जो
इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कैथोड से, वही इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं एनोड पे। अगर ऐसा होता तो उसको नेचर ऑफ गैस यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर उसने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि नेचर ऑफ गैस भी इम्पोर्टेंस रखता है इसमें, यानी गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इसमें। जो गैस हम इस चैम्बर में गैसेस एटम्स भरते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो उससे ट्रांसमिट होगा गैसेस एटम से, एंड फिर दूसरे गैसेस आइटम से ट्रांसमिट होगा और ऐसे करके वो वहाँ पहुँच जाएगा एनोड पे। ऐसा नहीं है, ये फिनोमेना घटता है बाय इलेक्ट्रिकल रिपल्जन। दो लाइक चार्जेस के रिपल्जन से उनके इलेक्ट्रॉन्स, गैसेस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। दैट्स वाई उसने ज़रूरी समझा कि ना तो इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उससे डिपेंड करता है, उस पर नहीं डिपेंड करता इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही वो डिपेंड करता है उस नेचर ऑफ गैस है, उस वो एटम कौन सा उस पे। तो इससे हमें ये पता लगा कि प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस क्या है इसका। इन एक्चुअल प्रोसेस उस कैथोड में से तो सिर्फ एक बार निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जो ट्रांसमिशन होता है वो सारे गैसियस एटम्स के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। इसलिए उसने ज़रूरी समझा यहाँ मेंशन करना नेचर ऑफ गैस को भी। Thus we can conclude that electrons are basic constituents of atoms। यहाँ भी उसने इसी हिंट को देने के लिए इस लाइन का यूज़ किया है। तो कैसे हमें पता लगा भाई कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं एटम्स के। ऐसे पता लगा क्योंकि गैसियस एटम्स हमने इसमें यूज किए हैं, एंड हमको ये पता है कि कैथोड से जो निकला वो इलेक्ट्रॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन करते हैं। तो गैसियस एटम से जो टकराया होगा इलेक्ट्रॉन कैथोड का, तो गैसियस एटम के अंदर भी ऐसा कुछ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए जिससे वो टकराएगा और रिपल्जन होगी। इससे हमें पता लगा क्योंकि हमने छोड़ा कैथोड से इलेक्ट्रॉन था एंड उनके बीच में रिपल्जन हुआ, तो हमें ये पता लगा कि नेगेटिव चार्ज ही होगा भाई गैसियस एटम के अंदर। तो ऐसे हमें पता लगा कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट यानी सारे एटम्स हैं और कुछ हो ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़रूर है भाई, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला था नेगेटिव चार्ज, एंड एटम्स के अंदर भी नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि रिपल्जन करके उसी का ट्रांसमिशन हुआ है टू द एनोड। सो ये बात हमें इससे पता लगी। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे आपको बताया गया चार्ज टू मास रेशो किसने निकाला था इलेक्ट्रॉन का। सो ये थे थॉमसन। इन्होंने E/m रेशो निकाला था इलेक्ट्रॉन का बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो स्ट्रीम प्रोड्यूस हुई थी ना कैथोड रेज की, उसके भी परपेंडिकुलर एंड आपस में परपेंडिकुलर लगा के उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को E/m रेशो निकाला इलेक्ट्रॉन का। प्रोसेस क्या था आगे देखते हैं। एक्चुअली बिफोर गोइंग टू द प्रोसेस आपको इसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, इसका सेटअप क्या है, क्योंकि उसी के बारे में नीचे बताया गया अभी। तो ये सेटअप था थॉमसन का फॉर द डिस्कवरी ऑफ E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये मैग्नेट लगाया गया टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी दी गई है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सेटअप था। ये अब देख लेते हैं थ्योरी में क्या दिया गया है इसके बारे में। when only electric field is applied electrons hit the target at point A। सो जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है नीचे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सो पॉजिटिव की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सिर्फ ए पॉइंट पे टकराएगा। ठीक है, ये समझ में आती है बात। when only magnetic field is present electron strikes as point C। अब ये समझना है आपको, सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा,
इसके लिए आपको एक लॉ पता होना चाहिए। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको पता लगेगा कैसे हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका एक लॉ होता है राइट हैंड रूल। सो यहाँ पे जो कैथोड रेज हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप अपना थंब कर लीजिए एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप अपना थंब कर लीजिए एंड सामने की ओर आप अपनी फिंगर्स कर लीजिए। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, वट एवर। ये इस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर कर लीजिए। जो हॉरिजॉन्टल दिया गया है ये दूसरा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, वट एवर। एंड आपका जो पाम है ये ऊपर की ओर आपको इशारा करेगा, पाम ऊपर की ओर पॉइंट आउट करेगा। तो इससे ये हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेट वुड बी अपवर्ड। लेकिन हमने ये जो निकाला है अभी एक कन्वेंशन से, इट इज़ फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की ओर लगी फोर्स, लेकिन ये नेगेटिव है तो इस पे लगेगी नीचे की ओर। सो दैट्स हाउ पॉइंट सी पे जाके स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। सो ये रूल दिया गया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, वहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। अभी के लिए आई होप आपको समझ में आ गया कि पॉइंट सी पे कैसे टकराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। बाय बैलेंसिंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मीन्स फोर्सेस को बैलेंस किया उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। as in the absence of magnetic field and electric field, it will strike at point B. सो इलेक्ट्रिक उसने देख लिया भाई कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको ऊपर की ओर ले जा रही है इलेक्ट्रॉन को, और मैग्नेटिक फोर्स उसको नीचे की ओर ले जा रही है। तो उन दोनों की फोर्सेस को कुछ ऐसे बैलेंस किया उसने कि जैसे बिना इन दोनों फील्ड्स की प्रेजेंस में वो जाता इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में, वैसे इन फील्ड्स की वैल्यू उसने एडजस्ट की, वैसे उन फोर्सेस को एडजस्ट किया टू मेक द फ्लो ऑफ दिस कैथोड रेज टू स्ट्रेट लाइन। एस बी पॉइंट पे टकरा गई है। सो इन दोनों वैल्यूज का यूज करके उसने फाइंड किया द E by M रेशियो, amount of deviation of electron by these electric and magnetic forces। ये किस पे डिपेंड करती है आगे ये बताया गया आपको। सो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर इज द इंटरेक्शन एंड ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। सो जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस भी उतनी ज़्यादा होंगी। सो अगेन आपको क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर्स जाना होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस में फील्ड, उसमें आपको पता लगेगा कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज़ क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू ई, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये पहली बात आपको पता लगी। एंड दूसरा, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इट इज़ क्यू वी बी, मीन्स अगेन इट इज़ मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो इससे ये पता लगा कि मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो ऐसे आप पता लगाएंगे। दो चैप्टर से आपको जब फॉर्मूला पता होंगे तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करने से दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इंक्रीज होंगी। मास ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्रैक्शन, इसके लिए भी एक्चुअली एक फॉर्मूला है इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, एंड इवन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर भी है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस में, ज़्यादा फॉर्मूलाज में नहीं इसके लिए आपको पहुंचाऊंगा वहाँ पे। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा भारी वो मास होगा चार्ज पार्टिकल का, उतना ही कम और डिफ्लेक्ट होगा। जितना ऑफ कोर्स भारी जितना ज़्यादा होता है कोई भी, उसको फोर्स लगा के डिफ्लेक्ट करना, मीन्स उसके पाथ से उसको हटाना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट्स वाई
लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना आसान होगा फोर्सेस लगा के। सो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से करिए, इसके आप फॉर्मूला में मत कूदिए किसी के। तीसरा जो क्या पढ़ रहे हैं हम, हाँ, अमाउंट ऑफ डेविएशन किससे अफेक्ट होती है। सो तीसरा जो पॉइंट है, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज विद वोल्टेज। सो वोल्टेज क्या करेगी भाई, वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रोड, जिसको आप इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रिक फोल्ड इंक्रीज होगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इससे मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगी। तो सीधी सी बात है यार, जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को इंक्रीज करेंगे तो वही तो डिफ्लेक्शन करवाती है, डिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ही। सो ऐसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस्तेमाल करके थॉमसन ने निकाल लिया ई बाई एम रेशो। एंड आपको ये याद नहीं रखना है, ई यानी के द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड एम ई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, 9.1 × 10⁻31 kg मास होता है इलेक्ट्रॉन का। रटी होनी चाहिए आपको ये दोनों वैल्यूज़। तो अगर आपको ये दोनों याद हैं तो इवेंचुअली ई बाई एम तो रेशो आप निकाल ही लेंगे। सो दैट्स हाउ आपको ये दोनों इंडिविजुअली वैल्यूज़ याद रखनी है, ई बाई एम मत याद रखिए आप। आगे ई बाई एम रेशो हमने देख लिया, थॉमसन ने निकाला। आगे है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका क्रेडिट जाता है मिलिकन को। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, जिससे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किया था। The value of electrical charge he calculated was something like this, and it is almost equal, absolutely equal to the present accepted value. So बिल्कुल accurate experiment करके उसने ये find की थी value. And the mass of the electron was determined by combining these two. हमें ई बाई एम रेशो पता है, थॉमसन ने निकाला था, और मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया मिलिकन ने। सो इससे ई बाई एम वैल्यू आ गई। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, द 31 ईयर्स MTG फिजिक्स। तो उसमें एक चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो क्लास 12 बायोलॉजी क्लास 12 फिजिक्स का है। तो उसमें PYQs देखिए, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उस क्वेश्चन कुछ इस तरह है, PYQ ये कि किसने डिस्कवर किया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लैंग्वेज कुछ इस तरह है क्वेश्चन की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इनडायरेक्टली बाय हुम, और उसका आंसर दिया गया थॉमसन। अब आप मुझे ये बताइए कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड किया था मिलिकन ने, एंड ई बाई एम रेशो उससे पहले फाइंड किया था थॉमसन ने। सो क्या मिलिकन को ये ई बाई एम रेशो पता नहीं था जब उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा लिया? सो बाद में तो मिलिकन ने ही पता लगाया ना भाई, ई बाई एम रेशो पहले पता था, बाद में मिलिकन ने पता लगा लिया ई। तो उससे ये हमें पता लगाना है यहाँ से कि ई बाई एम रेशो मिलिकन ने पता लगाया होगा, क्योंकि थॉमसन के टाइम तक तो चार्ज पता ही नहीं था। उसने जब एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ देखिए 1897, एंड ये एक्सपेरिमेंट हुए 1906। सो बहुत बाद में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा। तो थॉमसन ने कैसे पता लगा लिया भाई? उसका आंसर थॉमसन दिया हुआ है वहाँ पे। सो आप ये सोचिए एंड थोड़ा लॉजिकली इस बात पे पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इनका सही आंसर क्या होना चाहिए। मिलिकन भी ऑप्शंस में दिया हुआ है, दैट्स वाई मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सो अभी आपको दोनों चीज़ें पता है कि ई बाई एम रेशो किसने निकाला था और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हु फाउंड इट इनडायरेक्टली, इसका आंसर क्या होना चाहिए ये मैं आपके अपने लॉजिक पे छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, मिलिकन होना चाहिए या थॉमसन होना चाहिए। एज ऑफ माई व्यू
मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में व्हेन वील डू द चैप्टर डूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तब तक आप वेट कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए इन दोनों में से। सो ऐसे निकल आया था भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बाई एम रेशो पहले से ही पता था, और चार्ज निकाल लिया ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिल्कन ने। सो ऑफ कोर्स ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको याद रखना है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, मुंह जुबानी याद होने चाहिए आपको ये। आगे है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, इसको हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया है इसको। तो उसका सेटअप देख लेते हैं पहले क्या था मिलिकन का। यहाँ पे जो एक एक लेबल दी हुई है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है, और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलिकन ने यूज़ किए थे टू रीच टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसमें आता है एटमाइज़र। इसका इस्तेमाल किया मिलिकन ने टू क्रिएट स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स, एंड दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट्स थी यहाँ पे, क्योंकि टू क्रिएट फोर्स जिसके अंडर इलेक्ट्रॉन मूव कर सके और उसके मोशन से फिर हम उसका चार्ज ऑब्जर्व कर सकें। उसके लिए एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी चाहिए थी यहाँ पे, तो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाए गए, एंड एक स्मॉल होल सा भी था जिसके थ्रू ऑयल ड्रॉप्स अगर पास हों, उनका छोटे से छोटा अमाउंट पास हो सके, ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो उसका अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व करने के लिए। वहाँ पे जितनी छोटी हो सके ऑयल ड्रॉप उतना होना चाहिए, फंडामेंटल चार्ज के आसपास जाना चाहिए वो, उसका चार्ज ऑयल ड्रॉप का। सो उसके लिए छोटी से छोटी होनी चाहिए। एक्स रेज यहाँ से डाली गई थी इस एक्सपेरिमेंट में, एंड ऑयल ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन, ये तो आप देख चुके हैं। सो इस एक्सरे का क्या काम था इस एक्सपेरिमेंट में, ये जरा देखिए थोड़ा सा। इस ग्रीन बॉक्स की थ्योरी में अगर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। The air inside chamber was ionized by passing a beam of X-rays, and charge on oil droplets was acquired by collision with the Gaussian signs. So जो हवा थी चेम्बर के अंदर उसको आयोनाइज करा एक्सरेज ने, एंड उस हवा के आयन से टकराकर ऑयल ड्रॉप्स पे चार्ज आ गया। By measuring the effects of electric field strength on the motion of oil droplets, he concluded the charge on electron is integral multiple of electrical charge, and that is Q is equals to Ne. सो इसका सेटअप कुछ कुछ थॉमसन के सेटअप से मैच करता है। उसने दो फोर्सेस यूज की थी, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स यूज़ करी है टू हैव दिस ऑयल ड्रॉप अंडर इक्विलिब्रियम। ना तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऐसे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया to find the charge on electrons, and he found the charge to be integral multiple of a fundamental charge. That fundamental charge is charge of electron, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So that's how he find the charge. इसमें नीचे की ओर आपको फोर्सेस दी गई हैं, कौन कौन सी एक्ट कर रही है इस पर ये जरूर याद रखिए। द फोर्सेज इन द चेम्बर आर ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटी तो हर जगह लगती है, तो इट इज़ ऑब्वियस यहाँ भी होगी mg फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा कि दो इलेक्ट्रोस लगाए गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, एंड विस्कस ड्रैग भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी एयर है उसके अंदर, गैसियस आयंस है, तो उनकी वजह से भी उनकी वजह से जो विस्कोसिटी होगी वो अफेक्ट करेगी मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉप को, उसको नीचे आने से रोकेगी।
सो विस्कस ड्रैग उसको ऊपर की ओर खींच रही है, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रही है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी उस पर लग रही है। तो ये 3 टाइप्स की फोर्सेस लग रही हैं इस पर, ये ज़रूर ध्यान रखिए। सो दैट्स हाउ ही फाउंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो दिस वाज मिलिगन ओल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। सो थोड़ा मॉडिफाई किया गया कैथोड रे ट्यूब को ही फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम अदर रेज, जिनको बोला गया कैनाल रेज, एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस हैं। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किन एटम्स के अंदर, किन गैसियस एटम्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होने की टेंडेंसी होती है। तो दीज आर मेटल एटम्स। सो मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है तो लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ हमको जो गैसियस आयंस देखने को मिलेंगे, दैट दीज आर मेटल आयंस, दैट्स हाउ ये दे गेट पॉजिटिवली चार्ज। एंड जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट देखा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो भी जिनके अंदर से निकल रहे थे वो एटम्स ही, मेटल्स ही थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो उनके बहुत इजीली निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो गैसियस एटम्स हमने यूज़ करे कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो भी मेटल्स ही थे। और यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स की जगह पूरे पूरे वो गैसियस मेटल एटम्स, आयंस, क्योंकि उनसे उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसलिए इसको आयन बोला। तो पूरे पूरे वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स आयंस ही मूव करेंगे, इसमें ये फ़र्क है। उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, मेटल्स एटम के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन बचा मेटल आयन, वो खुद आयन मूव करेगा यहाँ पे गैसियस आयन। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की। अनलाइक कैथोड रे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही, क्योंकि वो खुद मेटल एटम गैसियस आयन, मेटल गैसियस आयन ही मूव कर रहा है, तो उसके मास पे तो डिपेंड करेगा ही ना उसका, या उसका मास तो डिपेंड करेगा ही नेचर ऑफ गैस पे। क्योंकि जो हम गैसियस आयंस उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो लिथियम आयन भी हो सकता है Li+, वो सोडियम आयन भी हो सकता है Na+, वो कैल्शियम आयन भी हो सकता है। ये मेटल्स में बता रहा हूँ आपको, Ca2+। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, नेचर ऑफ गैस जब हम बदलते जाते हैं तो मास भी अकॉर्डिंगली बदल रहा है। सो दैट्स हाउ मास डिपेंड करेगा यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा, पूरे पूरे गैसियस आयंस मूव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप दूसरी गैस चेंज करेंगे तो मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल्स विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड, वो भी चेंज होगा। लिथियम का थोड़ा होता है, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा होता है, उससे सोडियम का और ज़्यादा होता है, Na+, Ca2+, Li+, ऐसे निकलेंगे इसमें पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन से। एंड चार्ज टू मास रेशियो आल्सो डिपेंड्स ऑन द गैस। वही बात आपको यहाँ बताई गई है कि चार्ज भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ग्रुप एल्कली, फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स में देखें Li+, Na+, इनको अगर हम लें तो इन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अगर हम लें तो उनमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जैसे ही आपने गैस बदली तो उसका चार्ज भी बदल रहा है, मास तो बदल रहा है, हमने पीछे देखा ही, चार्ज भी बदल रहा है। इसलिए E/m रेशियो एज अ होल भी चेंज होगा जैसे हम नेचर ऑफ गैस चेंज करेंगे। सम ऑफ दम कैरी मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो फंडामेंटल होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो पॉजिटिवली चार्ज ही है। सो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मल्टीपल में भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया ही, जो एल्कली मेटल्स आयंस होते हैं उन पे 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है।
जैसे Mg+, Ca2+, Ba2+, ये सारे अल्कलाइन मेटल्स आयंस हैं, इन पे 2 यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज होता है। सो ऐसे ही और भी पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस आप ले सकते हैं, उन पे मल्टीपल हो सकता है, 3 पे भी जा सकता है ये। इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ये बताया गया है यहाँ पे। their behavior is opposite to electron in presence of magnetic और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑफ कोर्स क्योंकि इन पे चार्ज पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस तो सिर्फ चार्ज पे ही डिपेंड करती हैं। हमने अभी अभी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगी, नेगेटिव पे उसके अपोजिट में रखती है। तो या चार्ज पे डेफिनेटली डिपेंड करती है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, क्योंकि इनका जस्ट अपोजिट चार्ज है। तो बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ये भी जस्ट अपोजिट ही होगा। Smallest and lightest positive charge was obtained from hydrogen H+, and it was called proton. A need was felt for the presence of an electrically neutral particle एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। सो हमने देख लिया कि दो तो हो गए हैं हमारे पास, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हमने डिस्कवर कर लिया, और एक पॉजिटिवली चार्ज भी होता है प्रोटॉन। ये दोनों हमने पता लगा लिए, क्योंकि हम एक जानते हैं प्रिंसिपल कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक दूसरे को, और एज अ होल एटम स्टेबलाइज हो जाता है। सो हम पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये दोनों स्टेबलाइज कर सकते हैं एटम्स को, ये दोनों सफिशेंट हैं एटम्स के स्टेबलाइजेशन के लिए। तो ये तीसरी चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी, एक न्यूट्रल पार्टिकल भी चाहिएगा, इसकी आवश्यकता ही क्या थी वो समझने की ज़रूरत है हमें। अब यहाँ पे क्या ज़रूरत थी इस तीसरे पार्टिकल की। सो जिस टाइम तक ये डिस्कवरी हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, उस टाइम तक हमें ये भी पता लग गया था कि कितने एटम्स पाए जा रहे हैं नेचर में। तो वहाँ पे देखने पे हमें पता लगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, एंड उनको अगर एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम होते हैं। लेकिन हमें उस टाइम तक ये समझ में आया कि जैसे डिफरेंट एटम्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स तो हमें मिल गए, लेकिन जितने प्रोटॉन्स हैं उनके कोरिस्पोंडिंग मास नंबर हमें मैच नहीं हो रहा था। एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उसके उसका डबल या उससे थोड़ा हाफ ऐसे मास नंबर हमें मिल रहे थे। तो इससे हमें पता लगा कि प्रोटॉन के अलावा भी एक पार्टिकल होना चाहिए एटम के अंदर जो उसके मास में कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करवा देते हैं, एटम को स्टेबलाइज तो करवा देते हैं, लेकिन मास नंबर हमें एटम्स का ज़्यादा मिल रहा था। तो इससे इंडिकेट हुआ कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसके मास में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं एटम्स में, तो ऑलरेडी स्टेबलाइज है, वो चार्ज उसका आके दोबारा डीस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए एटम को, इसलिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मास में कंट्रीब्यूट करेगा वो एटम के। एंड जब हम ऐड कर देंगे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, तब हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी मास नंबर की, कि इसीलिए किसी एटम का मास नंबर इतना आ रहा है हमारे पास, सिर्फ प्रोटॉन से वो काम नहीं चल रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन हमें मास नंबर बहुत ज़्यादा मिल रहा था एटम्स का। जैसे मैं अगर आपके सामने एग्जांपल लूँ कार्बन का, तो कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल कार्बन के अंदर होने चाहिए 6 ही प्रोटॉन्स। लेकिन हमको पता लगा एक्सपेरिमेंटली और ऑब्जर्वेशन से भी कि जो मास नंबर होता है कार्बन का, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एज 6 प्रोटॉन्स, उससे डबल था, वो अराउंड 12 के अराउंड था एज द मास ऑफ द प्रोटोन, उसके डबल था।
12 के अराउंड। तो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिला कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होना चाहिए एटम के अंदर जो उसके मास में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन चार्ज में बिल्कुल ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलरेडी हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बैलेंस से, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो सिर्फ मास में कंट्रीब्यूट करे, तो ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल की आवश्यकता पड़ी हमें उस टाइम पे। सो ये थी नीड इस न्यूट्रल पार्टिकल की, एंड चैडविक ने इसको डिस्कवर किया एंड उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। आगे आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया कि कैसे डिस्कवर हुआ ये। इट इज डिस्कवर्ड बाय बोम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। सो हम पढ़ते हैं थोड़ी ही आगे जाके इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटर के एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया फॉर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इट वाज बिस्मिथ, BI। एंड यहाँ पे जो शीट ली गई जिसके ऊपर बोम्बार्ड किया गया अल्फा पार्टिकल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ बेरिलियम। सो ऐसे आप इस एनालॉजी से इसको याद रख सकते हैं, इस ऑब्जर्वेशन से, कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स था वो बिस्मिथ का था, एंड थिन शीट जो न्यूट्रॉन्स को खोजने के लिए ली गई इट इज़ ऑफ बेरिलियम। सो एज ए BIBE से आप याद रखते हैं इसको। एंड इन न्यूट्रॉन्स का जो डिस्कवर हुआ इनका मास स्लाइटली लार्जर था प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। सो ये भी पॉइंट आपको डेफिनेटली याद रखना होगा। आगे हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं इन तीनों फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसमें आप मास और चार्ज देखेंगे इनका। तो न्यूट्रॉन का स्लाइटली ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, जो आवश्यकता थी न्यूट्रॉन की वो मास को ही फुलफिल करने में थी। मास ऑफ एटम्स ज़्यादा आ रहा था सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की बजाय। प्रोटॉन से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन के जितने ही होते हैं, फिर मास इससे ज़्यादा कैसे आ रहा है। तो मास की कमी को पूरा करने के लिए ही, इसी नीड को फुलफिल करने के लिए न्यूट्रॉन्स लाए गए थे। सो दैट्स वाई ये रीज़न है कि न्यूट्रॉन्स का मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, एंड बिल्कुल स्लाइटली ज़्यादा होता है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से मास। सो यहाँ तक हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आगे जब इन तीनों की डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्ट के सामने चैलेंजेस क्या थे, इनका यूज़ करके एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के फील्ड में वो क्या क्या आगे डेवलपमेंट कर सकते थे, और करंटली उनके सामने चैलेंजेस क्या थे, ये हम देखने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। सो इससे शुरुआत होगी कुछ नए एरियाज ऑफ रिसर्च की जो साइंटिस्ट के सामने आए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो यहाँ से हम एटॉमिक मॉडल से हम कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।